नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये निखिल जी ने भेजा है। निखिल जी हरियाणा फरीदाबाद के रहने वाले हैं। ये जो घटना उनके साथ में घटी थी ना, साल था 2014। तो हुआ क्या था निखिल जी के साथ में, और इसके बारे में हम विस्तार से अब जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले निखिल जी, ये कहानी भेजने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम निखिल है। मेरी उम्र 26 साल की थी 2014 में। मैं जॉब करता था फील्ड का। मैं किराए के मकान में रहता था। उस किराए के मकान में 2 कमरा थे। एक कमरा मेरे पास में था, एक और किसी के साथ में पास में था। अब वो 2 रूम का ही घर था। मेरे पास एक बाइक थी और जो बगल में लड़का रहता था ना, उसके पास भी बाइक थी। लेकिन वो फील्ड के जॉब में नहीं, कोई फैक्ट्री वगैरह में काम करता था। कोई अच्छा मैकेनिक था या फिटर होगा। मेरी उससे बातचीत बहुत कम ही होती थी। जब हम मिलते थे तो देर रात होती। देर रात में कौन किससे बात करे। मैं 8-9 बजे तक सो के उठता था। इसके बाद नाश्ता वास्ता करके अब अपने काम में अब जुट जाता था। अब इसके बाद मैं कितने बजे घर लौटूंगा, कोई अता पता ठिकाना नहीं होता था, जब तक मेरा उस दिन का कार्यक्रम पूरा ना हो जाए। और वो जो घर था जहां हम रहते थे, हाईवे के पास में था। अब बाइक खड़ा करने का खुला जगह था, अंदर में आंगन था। इसलिए हम लोग लालच से लिए थे। बाकी हम और भी घर में रहें, वहां पर बाइक खड़ा होने का कोई साधन नहीं था। चोरी चकारी का डर हमेशा लगा रहता था। रात में हमें कई बार उठ करके अपने बाइक को अब गली में देखना पड़ता है कि बाइक हमारा अभी सुरक्षित है कि नहीं है। लेकिन इस घर में हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। घर आंगन हर तरफ से किलाबंदी था। एक गेट था जिससे हम लोग आते थे जाते थे। अब बाइक अंदर आंगन में ही अब पार्किंग करते थे। लेकिन एक बात मैंने और सुना था इस घर के बारे में। कई पुराने लोग जो चाय की दुकान थी, कभी कभी हम वहां बैठ के चाय पीते थे और तब इस घर के बारे में बताते थे कि बेटा, ये घर हॉन्टेड था। इस घर में कोई रुकता नहीं था। लेकिन इसका मकान मालिक ने बहुत कोशिश किया, तांत्रिक को लाया। इसके बाद बड़ी मेहनत के बाद जो उस घर में आत्मा रहती थी उसको निकाल पाया। अब देख लो, आप लोग रहते हो, क्या आप लोगों को कोई ऐसा अनुभव हुआ है रात के टाइम में? एक तरह से वो दुकानदार हमसे पूछता रहता था। अब मैं बताता था कि नहीं बाबा, हमें ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ है। हाँ, उसकी बातों में बड़ा इंटरेस्ट आता था। अब हम उस कहानी को सुनना चाहते थे, आखिर उस घर में क्या हुआ था। लेकिन मुझे उस कहानी पर यकीन नहीं था। उस दुकानदार को कहना था कि तुम लोग से पहले करीब 6-7 साल पहले वहाँ एक कुछ ऐसी कांड हो गया था। जो किराएदार थे ना, वो रात में सो रहे थे और तभी एक लड़की की आत्मा दीवार से निकल गई थी और एक लड़के को टेटुआ पकड़ लिया था। आधा शरीर उसका दीवार के अंदर में था और जब अपने गले पर दबा पाया तो लड़का उठा, आंखें खोला तो दीवार में से लड़की नजर आ रही थी। अब आधा शरीर दीवार के अंदर में, आधा बाहर। अब वहां तो हड़कंप मच गया था। उसी रात में जी जान बचा के सब लोग भागे और तब से उस घर में कोई रहता नहीं था। इसके बाद तो अब हॉन्टेड घर बन चुका था। लेकिन देख लो, वही हॉन्टेड घर अब बिल्कुल सुरक्षित है तुम्हारे लिए। और वाकई में हमें आज तक हमें अनुभव नहीं हुआ था कि उस घर में ऐसा भी कुछ होता है। वो घर हमारे लिए तो बिल्कुल सही था। खैर, मैं उस रात की घटना बताने जा रहा हूं, जब मैं अपने काम पूरा करके और अपने घर की तरफ लौट आ रहा था। अभी मुझे बाइक पर सफ़र लगभग 1.5 घंटा की करनी थी और तब जाके मैं अपने घर पर जा करके पहुंच सकता था और चारपाई पर सो करके नींद पूरी कर सकता था। यही सोचते सोचते मैं अब गुजरता जा रहा था। अब मेरा घर लगभग आधे घंटे की दूरी पर रह गया था। मैं निश्चित होकर के बाइक रोक दिया, सिगरेट सुलगा लिया। बस मुझे सिगरेट पीने का एक लत था। वही मैं अब लत पूरा कर रहा था। सिगरेट आखिरी कस लेकर के जब मैं अपने बाइक स्टार्ट करने लगा
और तभी ना जाने कहाँ से एक बूढ़ी औरत आ गई। देखने में 70-80 साल की लग रही थी। आप बिल्कुल कमजोर, बाल सफेद हुए पड़े, और एक तरह से चलने में उसको परेशानी भी हो रही थी। वो मेरे बाइक के पास कब आ गई मुझे अंदाजा ही नहीं लगा। आप कहने लगी, बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? तब मैं उसकी दुर्दशा देख करके रात के टाइम में एक बुजुर्ग औरत को देख करके दया आ गई। अब मैं कहने लगा कि अम्मा आप कहाँ जाओगी, आप बताओ, जहाँ आप रहती हो मैं आपको छोड़ दूंगा। इतनी रात में आप अकेले कैसे घर से निकल आई? क्या आपके परिवार में कोई है नहीं क्या? तब सर हिलाने लगी, मतलब कोई नहीं है। और मुझे बड़ा उस पर दया आ गई कि आप घबराइए मत अम्मा, अब अपना घर बताइए, मैं आपको अब घर तक आपको छोड़ दूंगा, आप बैठ जाइए बाइक पर। मैं उस अम्मा को अपने बाइक पर पीछे बिठा लिया था, और वो जो घर बताई थी हमारे गांव के रास्ते में ही था। मेरा जो मोहल्ला था अब उसके रास्ते में ही था। मैं खुशी खुशी, अरे ये तो हमारे रास्ते में है, अब कहीं अलग जाना ही नहीं है। मैं उस बूढ़ी औरत को बिठा करके चल पड़ा था। मैं उसे बार बार अब सवाल पूछता था कि अम्मा क्या आप हमेशा अकेले रहे हो? कोई तो परिवार में होगा। अब कुछ नहीं बोलती थी। जब इस कोई सवाल पूछता ना तो बिल्कुल चुप हो जाती थी। आखिरकार अब मेरा जो मोहल्ला था बिल्कुल अब नज़दीक आ चुका था। अचानक अब वो बूढ़ी औरत मुझे अब बोलने लगी, बेटा बाइक रोक दो, मेरा घर आ चुका है। लेकिन मैं देख रहा था वो तो मेरा रोज आने जाने का रास्ता था, उस जगह में कोई घर ऐसा कुछ था ही नहीं। अब कुछ जंगली, अब जो झाड़ियाँ रोड के किनारे उगी हुई थी, खेत, खलिहान, पेड़ पौधे, यही सब तो दिख रहे थे। घर नाम का चीज़ तो था नहीं। मैं उस बूढ़ी औरत से कहने लगा कि अम्मा मैं इस रास्ते पर आता जाता रहता हूँ, मुझे इस रास्ते के बारे में पूरा जानकारी है। जिस जगह पर आप उतरी हो यहाँ पर तो कोई घर बार रहे नहीं, तो आखिरकार आप अंधेरे में जंगल झर में कहाँ जाओगी? चलो मैं आप अब अपने घर पर लेके चलता हूँ। बूढ़ी अम्मा जो थी ना अब एक तरह गुस्से में आ गई थी और कहने लगी, तुम जाओ अपने घर पर, मैं तुम्हारे घर पर भला क्यों जाऊंगी, मुझे अपने घर पर जाना है। अब एक तरह से नाराज हो गई मुझ पर, बड़ी बड़ी आंखें कर दिया था। अब मुझे उनका गुस्सा सही नहीं लगा। तब मैं कहने लगा, अम्मा मैं हर तरफ देख लिया हूँ, यहाँ कोई घर बार नहीं है, तो आप कहाँ जाओगी? अब अम्मा जो थी ना और गुस्से में आ गई। कहने लगी, नौजवान अब तू यहाँ से निकल ले, अब जा अपने घर पर आराम कर, मेरे विषय में छोड़ दे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो अब तूने मुझे जहाँ चाहा वहाँ पहुँचा दिया, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। उसकी बेरुखी बातें सुनकर के और उस बूढ़ी औरत पर मुझे गुस्सा न लगा। देखो इतनी रात में मैंने उसका हेल्प किया, उसके बताए हुए जगह पर पहुँचा दिया था। मैं तो दुविधा में था कि वो जंगल झर में रात में कहाँ रहेगी। अचानक मुझे ध्यान आया, अरे थोड़ी ही दूर जाकर के बाएं साइड में जिधर वो जा रही है उधर तो शमशान है। शमशान है? मैं अंदर से एकदम खौफ में भर गया था। क्या ये बूढ़ी औरत कोई आत्मा वगैरह तो नहीं थी जिसे मैं पंगे ले लिया, नाराज कर दिया? सही मायने में मुझे डर लग गया था। अब मैं उस तरफ देखने लगा जिधर वो बूढ़ी औरत जा रही थी। अब वो मुझे नजर नहीं आ रही थी, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं बेहद डर गया था, मैं खौफ में भर गया था। मुझे लगा कि बस अब इस जगह पर मुझे रुकना नहीं चाहिए। जल्दी से बाइक अपना स्टार्ट किया और डरते हुए अब मैं अपना घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर मुझे अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, जैसे लग रहा था कि बूढ़ी औरत नाराज होकर के अब मुझे बद्दुआ दे रही है, अब मुझे कोई श्राप दे रही है। कहीं वो मुझ पर नाराज होकर के मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं करेगी। मन में ऐसा ही बुरा बुरा ख्याल आ रहा था। आखिरकार मैं अपने घर पर पहुंच गया था। जब घर पर पहुंचा तो बगल वाले कमरे में ताला लटका हुआ था, ना तो उस नौजवान की बाइक खड़ी थी, मतलब वो भी अभी बाहर ही था। खैर मैं थका हुआ था, अब जल्दी से हाथ पैर धो करके मैं अपने बिस्तर पर आ लेटा था। और तब तक मुझे बुखार चढ़ना शुरू हो चुका था। मैं महसूस किया था बुखार को, शरीर में दर्द होने लगा। मैं अपने सर को चेक किया तो गर्म होने लगा था। और तब तक आंखें भारी भारी होने लगी
हाँ, कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आँख खुली ना, मेरा बदन पूरा आग की तरह तप रहा था, कंठ सूखा हुआ था। इतनी कमजोरी आई हुई थी कि मुझसे तो बिस्तर से उठा ही नहीं जा रहा था। मुझे पानी पीने की इच्छा हो रही थी कि मैं भरपेट पानी पीऊं। प्यास लग रही थी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बिस्तर से उठ करके मटके तक जा करके पानी पी सकूं। वाकई में मुझे ना जाने ऐसा क्या हो गया था, बुखार कैसे चढ़ गया था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं चाह करके भी उस पानी के मटके तक नहीं जा पाया। फिर अचानक मुझे आंख लग गई। आंख लगी ना तो मैं उस बूढ़ी औरत को देख रहा हूं जो मेरे दरवाजे पर आ करके खड़ी हो गई है, और उसकी आंखें अब लाल लाल दिखाई दे रही है, और वो हंसती जा रही है, एक भयानक हंसी। वो हंसी कभी तेज हो जाती थी और कभी कम हो जाती थी। जैसे ही हंसी मुझे सुनाई पड़ती थी, मेरा रोम रोम डर से कांप जाता था। ये सब मेरे साथ में जैसे लग रहा था कि कोई सपना चल रहा है या मैं बिल्कुल सही रियल टाइम में देख रहा था। ये मुझे अब फर्क करना था, लेकिन मैं फर्क कुछ महसूस नहीं कर रहा था। इधर जो मेरा प्यास था ना, और अंतिम चरण पर पहुंच चुका था। जबान लुटपुटा रही थी, पानी की जरूरत थी, लेकिन मेरी हिम्मत ऐसा नहीं हो रही थी कि मैं चारपाई से उठूं, बिस्तर से उठूं और मटके तक जाऊं और पानी मटके से निकाल पाऊं। मुझे लगने लगा कि ऐसी हालात रही ना, बुखार मेरा चढ़ता रहा, तो मैं अब ना जाने मेरे साथ में क्या हुआ। अब वही हुआ, फिर मैं एक तरह से नींद में, या कहा जाए ना कि फिर बेहोशी में चला गया था। जब मेरी सरों पर कुछ महसूस हुआ, जैसे मेरे सर के ऊपर में कोई पानी की पट्टी कर रहा हो, मेरे सर को कोई सहला रहा हो। बड़ा मुझे अच्छा लग रहा था। शरीर का जो तापमान था ना, जो काफ़ी बढ़ चुका था, बुखार ज़्यादा चढ़ गया था और वो उतरने लगा था। शरीर पहले से अब हल्का नजर आ रहा था। मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे बैठा हुआ है और मेरे सर पर जैसे पट्टी कर रहा है, सरों को सहला रहा है। तब मैं जब पीछे मुड़कर देखा ना, तो मैं देखता ही रह गया था। एक सफ़ेद कपड़ा पहने हुए एक नौजवान लड़की मेरे सर को सहला रही थी, मेरे अब सर पर पट्टी कर रही थी ठंडे पानी की। मैं उसको एक नज़र देखा था। इसके बाद मेरी वही हाल हुआ, मैं फिर बेहोशी की दुनिया में चला गया था। जब दोबारा आँख खुली ना, तो वही लड़की अब मुझे जगा रही थी। भैया भैया जी उठ जाइए, आपको पानी की जरूरत है ना, लीजिए मैं पानी लेके आ गई हूँ। मुझे लगा कि मैं अपने गांव वाला घर में हूँ और मेरी कोई बहन अब मुझे पानी दे रही कि भैया पानी पी लीजिए, आप प्यासे हैं ना। अब मैं एक तरह से अपनापन जान करके अब वो ग्लास ले लेता हूँ, पानी धीरे धीरे पीता हूँ। अब पानी तो मुझे अमृत के समान लग रहा था। मेरा कंठ सूखा हुआ था। आखिरकार जब मैं पानी पीने लगा तो लड़की कह रही, भैया जी थोड़ा धीरे धीरे पीजिएगा, ज़्यादा एक साथ पानी मत पीजिएगा, नहीं तो नुकसान दे देगा। आवाज़ ना तो मेरी बहन की थी और ना मैं उस आवाज़ को पहचान रहा था, और मुझे तो हर चीज़ जैसे सपने जैसे महसूस हो रही थी। आखिरकार मैं जब उधर देखना शुरू किया जिसने मुझे पानी दिया था, तो ये तो वही लड़की थी जो मुझे सर पर मालिश कर रही थी, ठंडे पानी की पट्टी कर रही थी, आइए मुझे अब पानी पिला रही थी। और तब तक मैं पूरी तरह से होश में आ चुका था। मैं उस लड़की को देखा ना, तो मुझे डर तो बिल्कुल लगा नहीं था। और वो लड़की मुस्कुरा के कह रही थी, भैया जी धीरे धीरे पानी पीजिएगा, नहीं तो एक साथ पिएंगे ना तो आपको नुकसान दे जाएगा। मैं उसकी तरफ देख रहा था और मुझे डर का जरा भी एहसास नहीं था कि आखिर ये लड़की मेरे बंद कमरे में कैसे आ गई, कौन है ये लड़की। जब मैं पानी पी लिया ना, तब लड़की मुझे सहारा दे करके अब बिठा दिया कि भैया जी अब थोड़ी देर बैठ लीजिए, अब आपको अच्छा लगेगा, अब पहले से बेहतर लग रहा है ना, बुखार आपका कम हो गया है ना। मैं कहने लगा, हाँ बहन, अब तो मुझे शरीर में हल्कापन लग रहा है। तब वो सपना, भयानक सपना मुझे याद आने लगा, जो वो बूढ़ी औरत मेरे दरवाजे पे खड़ी अपनी लाल लाल आंखों से मुझे ललकार रही थी,
मुझे डराने की कोशिश कर रही थी, भयानक हंसी हंस रही थी। मैं डर गया था कुछ पल के लिए। क्या वो औरत, बूढ़ी औरत मेरे दरवाजे के अंदर आ गई थी? और तब मैंने इस लड़की को देखा जो मुझे भैया कह रही थी। अब मुझे पानी भी पिलाया था, सर पर मालिश भी किया था, बुखार उतारने में मेरी मदद भी किया था। और तब मैं घड़ी देखा ना, तो घड़ी देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। अब मैं उस लड़की को देख करके यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ये सामने मेरी लड़की खड़ी है, अब बंद कपड़े में, बंद कमरे के अंदर में। ये कौन है भाई? लड़की शायद मेरे दिल की बात, मन की बात समझ गई थी। कहने लगी, भैया जी आप घबराइए मत, मैं आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली हूँ। आप बुखार में तड़प रहे थे, ना जाने क्या क्या बड़बड़ा रहे थे, और तभी मैं एक चीज देख करके आपके पास आई, नहीं तो मैं आपके पास हरगिज नहीं आती। एक आत्मा, खतरनाक आत्मा आपके दरवाजे के अंदर आ चुकी थी, और उसका इरादा शायद आपको मारने का था। मैं जब इस कमरे में बैठी हुई देख रही थी ना, आज जब वो आत्मा अंदर आ गई ना, तब मुझसे रहा नहीं गया। और तब मैं उस आत्मा को इस घर से भगाई कि इस घर में कभी भूल करके मत आ जाना। मैं इस घर में रहती हूँ, ये मेरा घर है, इसमें जो लोग रहते हैं वो मेरा अब एक तरह से प्रियजन है। अब मैं खुद नहीं नुकसान पहुंचा सकती, तुम लोग कैसे नुकसान पहुंचा सकती हो? मैं उस लड़की की बात सुनकर के अब तो मैं उसकी तरफ देख रहा था। एक अंदर से इच्छा हो रही थी, एक अपनापन आ रहा था कि आकाश मेरी भी बहन होती ना तो ऐसे ही करती। लेकिन अब मेरी बहन की शादी हो गई थी, अब वो ससुराल चली गई थी। वो मेरी बहन की तरह तो नहीं लग रही थी, चेहरा मोहरा तो अलग था, लेकिन एक अपनापन आ गया था कि आखिर कौन है लड़की। मैं पूछ बैठा कि बहन, तुमने उस आत्मा के बारे में तो बताया, लेकिन अपने बारे में नहीं बताया कि बहन तुम कौन हो, और तुमने मेरी इतनी मदद जो किया है। अगर आज तुम मेरी मदद नहीं करती तो मैं शायद इस बिस्तर पे ही अपना दम तोड़ देता। वो आत्मा मेरी अब जान ले लेती, मैं बुखार में तड़प तड़प के मर जाता। आप कौन हो बहन? अपने बारे में भी कुछ बताओ। हाँ, वो मुस्कुरा के कहने लगे, भैया बिल्कुल आप शांत रहिए, पहले आप सही हो जाइए, हम तो इसी घर में रहते हैं और कभी न कभी हम जरूर मिल जाएंगे, आप आराम कीजिए। लेकिन मेरी इच्छा बस उससे बात करने की थी। अब मैं कह रहा था, बहन अभी तुम जा नहीं सकती, जब तक अपने बारे में पुराना बताओ। मैं जानने के लिए बेचैन हूं कि आप आखिर कौन हो, आपने मेरी इतनी मदद क्यों किया। तब वो कहने लगे, भैया मैं इसी घर में रहती हूँ। अब एक तरह से मान के चलो कि ये जैसे आप रहते हो ना, मैं भी रहती हूँ। आप किराया देते हो, अब मैं कोई किराया नहीं देती। मेरा आत्मा अब इसी घर में रहने पर विवश है। अब मैं सालों से रहते हुए आई हूँ, एक तरह से ये मेरा ही घर है कहा जाए तो। मैं जब बात सुना ना तो मैं दंग रह गया था, लेकिन उस लड़की से मुझे डर नहीं लग रहा था, भय नहीं लग रहा था, जितना उस बूढ़ी आत्मा से लग रहा था। वो तो मुझे अब डायन की तरह दिख रही थी, और वो मुझे मारने के लिए अब इस घर तक आ गई थी। अगर ये लड़की की आत्मा अगर मेरी रात में मदद नहीं करती ना, तो शायद मैं सुबह का सूरज देख नहीं पाता था। और वही हुआ। कुछ देर बात करने के बाद वो आत्मा अब जैसे गायब सी हो गई थी। कहने लगी, भैया ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी ना तो मैं खुद तुम्हारे सामने में आ जाऊंगी। लेकिन ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी थी। कुछ महीनों के बाद हमारा जो ऑफिस था ना, अब दूसरे शहर में हेड ऑफिस शिफ्ट हो गया था। इसके बाद मेरी नौकरी जब खत्म हो गई तो मैं उस घर से अब एक नाता तोड़ लिया था। लेकिन वो लड़की मुझे हमेशा याद आती रही, मुझे अपनी बहन का याद दिलाती रही। अब जैसे उस रात में उसने मेरी मदद की थी, अगर वो मदद नहीं करती तो वास्तव में मैं एक कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं रहता। तो दोस्तों, ये थी निखिल की अपनी आप बीती। ये आप बीती आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हाँ, फिर हम मिलते हैं कल की रात एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।